हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन और प्रोनाउन का जो सबसे कठिन पार्ट था, जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, जो टॉपिक था वो रिलेटिव प्रोनाउन था। वो हम लोगों ने बहुत ही डीप में और अच्छे से समझा। उसके यूज जैसे लर्न कराना होता तो मैं बस लर्न करा देता कि ऐसा ऐसा होता है। निगेटिव जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, डैट लेते हैं, विच लेते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के साथ हु लेते हैं। फिर ये लर्न करा देता कि 3 वर्ब आए तो हु का ही यूज करते हैं, जैसा कि मैंने समझाया आपके। तो वो सब चीज़ें मैं लर्न भी करा सकता था, पर मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बहुत ही डीप में अच्छे से समझाया ताकि आप किसी को एक्सप्लेन कर सके कि ऐसा होता क्यों है, रीज़न क्या है ऐसा होने का। ठीक है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके रखा है। चलिए, तो अब हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन ख़त्म हो गया। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में ये डैट एक रूल समझाया था। डैट का भी एक रूल एक यूज और भी होता है। उसके अलावा डैट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। जैसे देखिए, मान लीजिए डैट प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि कहते हैं डैट इज माई कार। ठीक है, डैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी काम होता है, जैसे डैट कार इज माइन। ठीक है, फिर डैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है, डैट कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। और डैट का एक और रूल होता है, एक और उसका यूज होता है, वही हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले रूल लिख लीजिए। डैट तथा दोज शब्द का प्रयोग, डैट तथा दोज शब्द का प्रयोग, डैट तथा दोज शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किसी नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए किया जाता है, जिस नाउन का प्रयोग पहले ही वाक्य में हो चुका हो, जिस नाउन का प्रयोग पहले ही वाक्य में हो चुका हो। डैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए, तथा दोज का प्रयोग हम प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं। तो देखिए, डैट और दोज का प्रयोग, देखिए आप 6th 7th 8th में नहीं पढ़ रहे हैं कि डैट का एक सिंपल सा यूज आपको समझा दिया जाए। ठीक है, डैट दोज का यूज, अब आप एसएससी में आ चुके हैं तो डैट दोज का आपका एक एक चीज़, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ उसका यूज अच्छे से पता होना चाहिए था। तो मैंने जो लिखवाया है उसको पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने लिखवाया क्या है। ये अक्सर जो होता है वो अक्सर की बात कर रहा हूँ, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ। हमेशा और अक्सर में अंतर होता है। ठीक है, हमेशा मेरे घर आता है मतलब कि रोज आता है, अक्सर मेरे घर आता है मतलब कि बहुत ही रिपीटिशन होता रहता है, उसके आने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पर रेगुलर नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए अक्सर, मैं ये बोल रहा हूँ अक्सर ऐसा होता है कि ये, और आपको भी जब एग्जाम में मिलेगा तो वो इसी रूप में मिलेगा कि आपको किसी से कंपेयर कर रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन चाइना। ठीक है, ये नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं और इसी को सही समझते हैं। इसी को क्या समझते हैं? सही समझते हैं। देखिए, हॉट टॉपिक लिया है मैंने, अभी आप न्यूज़ खोल के देखोगे तो बस चाइना चाइना, ऐसा लग रहा है जैसे इस समय इंडिया में कोई और न्यूज़ बचा ही नहीं है सिवाय चाइना के गलवान घाटी के। हम वो एक न्यूज़ है, वो एक बड़ा टॉपिक है, समझ में आता, पर उसके अलावा भी कई न्यूज़ है। जैसे कि एसएससी का रिजल्ट अभी इस मंथ में निकलने वाला था, अभी तक नहीं आया। बच्चों को टेंशन हुए जा रहा है कि कब आएगा, मेंस की तैयारी करें कि ना करें। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, ऑयल प्राइस हाइक किए जा रहा है, उस पर कोई न्यूज़ नहीं। तो वो तो ये पॉलिटिकल बात मुझे नहीं करनी है, लेकिन मैंने हॉट टॉपिक एक तरीके से उठा लिया है। जैसे लग रहा है इस समय इंडिया में इसके अलावा कोई न्यूज़ ही नहीं है। द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन चाइना, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा कि इंडिया के जो सैनिक हैं वो चाइना से ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, चाइना से ज़्यादा ताकतवर है। मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में बताइए क्या ये सही है कि गलत है? नॉर्मल बच्चा कहेगा कि ये सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे तुलना देखिए किन किन दो लोगों के बीच में की जा रही है। द सोल्जर ऑफ इंडिया, इंडिया के सोल्जर की तुलना एक देश, एक कंट्री चाइना से कर दी जा रही है। ये एक कंट्री है और ये एक सोल्जर्स, किसके सोल्जर्स? इंडिया के सोल्जर्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो तुलना की जा रही है वो गलत चीजों में की जा रही है। तुलना दो बराबर लोगों में की जाती है या दो सामान्य वस्तुओं के बीच में की जाती है। यहाँ पे इंडिया के सैनिकों की तुलना एक कंट्री चाइना से की जा रही है, न कि चाइना के सोल्जर्स से, न कि चाइना के सोल्जर्स से। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी सेंटेंस को अगर जो सही लिखें तो सही में क्या होना चाहिए था? द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन द सोल्जर्स ऑफ चाइना। अब यहां पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पे भी इंडिया के सोल्जर्स की बात की जा रही है और यहां भी चाइना के सोल्जर्स की बात की जा रही है। तो यहां पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों ही समान चीजें, इंडिया के सैनिक और चाइना के सैनिक के बीच में तुलना की जा रही है। अब मैंने जो रूल लिखवाया है वो यही लिखवाया है कि किसी वाक्य में नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी द सोल्जर ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ पे भी द सोल्जर ऑफ चाइना लिखा हुआ है। सोल्जर दो बार आ चुके हैं, जो कि नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इन नाउन को बार बार यूज किया गया है। इन्हीं नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए बनाया गया है डेट या दोज। अब एक बात बताइए, क्या ये सोल्जर प्लूरल नंबर है? क्या ये सोल्जर प्लूरल नंबर में है? यहाँ पे सोल्जर्स है, तो द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन। अब सोल्जर्स की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? रूल के मुताबिक दोज ऑफ चाइना। तो ये दोज ऑफ आके बता दिया कि यहां पे तुलना इसी नाउन की जा रही है जिस नाउन को पहले वाक्य में लिखा जा चुका है। द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन दोज ऑफ चाइना। समझ में आया बात? मेरी बात समझ में आई कि कहां पे डेट और दोज का यूज किया जाता है? डेट और दोज का यूज करके किस नाउन की रिपीटिशन को रोका जाता है? तो यही था वो चीजें। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब देखिए जैसे मैंने लिखा, द वाटर ऑफ गंगा is sweeter than any other river of India. River of India. मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस मैंने ये सेंटेंस क्या लिखा है? द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी कंपेरिजन ध्यान से समझिए। इसी सेंटेंस को बेंच में उठा के दे देगा और आपको देखने में सब चीज़ें सही लगेंगी, लेकिन आप गलत कराएंगे। आपको ये पहले देखना, सबसे पहला इस टाइप का जब क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर में आए तो आपको सबसे पहला जो काम करना वो ये देखना कि कंपेरिजन क्या सेम थिंग्स में हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंपेरिजन क्या सेम थिंग्स में हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे वाटर ऑफ गंगा के पानी की तुलना एक नदी से की जा रही है, न कि नदी के पानी से नहीं, किसी और नदी से की जा रही है। ये सेंटेंस तब सही होता जब गंगा की तुलना किसी नदी से की जा रही होती, तब ये सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे गंगा के पानी की तुलना की जा रही है, तो किसी और नदी के पानी से करनी पड़ेगी ना, न कि किसी और नदी से। जैसे मैं बोलूं कि जैसे इंडिया के सोल्जर्स की तुलना चाइना के कंट्री से हो रही थी, न कि चाइना के सोल्जर्स से, तो सेम यहाँ पे भी गंगा के पानी की तुलना पानी से, दूसरे नदियों के पानी से होना चाहिए, न कि दूसरी नदियों से। समझ में आया मेरी बात? तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होगा? द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन
द वाटर ऑफ एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे गंगा के पानी की तुलना दूसरे नदियों के पानी से की जा रही है। ठीक है, लेकिन हमने जो रूल पढ़ा है उस रूल के मुताबिक जब एक नाउन का वाक्य में पहले यूज हो जाता है तो इस नाउन का यूज बार बार नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह एक प्रोनाउन लगाते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए जब हमें किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकना होता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, डैट या दोज लगाते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताइए, वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को क्या माना जाता है, सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन को क्या माना जाता है, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डैट। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया, द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन डैट ऑफ एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आया मैं जो बात समझा रहा हूं। चलिए एक और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन मुंबई। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस को भी ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए, इसमें तुलना किन दो चीजों के बीच में की गई। दिल्ली के आमों की तुलना एक शहर से की गई है, न कि उस शहर के आम से। द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन मुंबई, मतलब कि दिल्ली के आम मीठे होते हैं मुंबई से, मुंबई के आम से नहीं बल्कि मुंबई शहर से मीठे होते हैं। तो क्या ये कंपैरिजन सही है, नहीं है। तो इस सेंटेंस को सही बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता, इस सेंटेंस को हमें सही बनाने के लिए लिखना पड़ता द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन। अब यहां पे स्वीटर देन क्या होता, मैंगोज ऑफ मुंबई, लेकिन मैंगोज ऑफ मुंबई भी अगर जो आप लिखते तो वो तो मैं समझाने के लिए पिछली वाले दो सेंटेंस में लिखा था कि मैंगोज की ऐसा एक सेंटेंस बनना चाहिए, लेकिन मैंने वो इसके पिछली वाली क्लास में बता रखा है कि जब एक नाउन यूज हो जाता है तो उसका नाउन उस वाक्य में दोबारा नहीं यूज कर सकते उस नाउन को, उसकी जगह एक प्रोनाउन हमें यूज करना होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर जो आप लिख देते मैंगोज ऑफ मुंबई तो हमें मैंगोज की जगह एक प्रोनाउन यूज करना पड़ता, और वो प्रोनाउन क्या होता है, दोज ऑफ मुंबई। ठीक है, ये दोज किसके लिए आया हुआ है, द मैंगोज के लिए। ठीक है, किसके लिए आया, द मैंगोज के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा एक रूल। नेक्स्ट रूल लिखिए। अब रूल इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाने वाले हैं, ये भी एक आसानी था। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखिए, बट शब्द का प्रयोग वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। बट शब्द का प्रयोग वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है जब इसका अर्थ होता है that does not, who does not, which does not। ठीक है, जब इसका अर्थ होता है ये that does not, कॉमा who does not, कॉमा which does not। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, मतलब वो जो भी आप समझते हैं। इसका यूज ब्रैकेट में बट लिख लीजिएगा, बट का यूज डायरेक्ट इसका छोड़िए, बट लिखिए।
बट का यूज, बट का प्रयोग प्रायः नकारात्मक शब्दों जैसे नो, नॉट तथा नन के पश्चात किया जाता है, अब ऐसा नहीं है कि यही 3 वर्ड हो सकते हैं। निगेटिव सेंस में बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे फ्यू, लिटिल, ठीक है, इसका भी सेंस निगेटिव में लिया जाता है। रेयरली, हार्डली, ये सब निगेटिव सेंस वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए फिलहाल इतना 3 लिखवा रहा हूँ, किया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा, देयर इज नॉट वन, देयर इज नॉट वन ऑफ अस बट विशेष टू हेल्प यू, देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, बट के बहुत सारे यूज होते हैं। बट का सेंस एक्सेप्ट के सेंस में भी लिया जाता है। जैसे मैंने बोला राम बट हिज फ्रेंड्स, मतलब कि राम एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, राम और उसके दोस्तों को छोड़ के, ठीक है, राम है लेकिन उसके दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंस में भी बट का यूज किया जाता है। बट का यूज ऐसे निगेटिव सेंस में भी रिलेटिव प्रोनाउन में किया जाता है। तो बट का मतलब आपको कैसे समझ में आएगा कि यार इस बट का यूज कैसे, तो वो आपको रीडिंग हैबिट में जब आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिख दिया राम बट श्याम, तो इसका मतलब है कि राम है लेकिन श्याम नहीं है, ठीक है, राम है लेकिन श्याम नहीं है। ये आपको वहाँ पे रीडिंग हैबिट में समझ में आ जाएगा। और इस तरीके के, और इस जो ये यूज मैंने किया है, देयर इज नॉट वन ऑफ अस बट विशेष टू हेल्प यू, इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसका सेंस ये है कि बट की जगह हमेशा बट किसको रिप्लेस करता है, दैट डैश डैश नॉट, हु डैश डैश नॉट, विच डैश डैश नॉट को आप जब सेंटेंस को छोटा बनाना होता है तो हु, विच, डैट और डैश डैश नॉट की जगह हम लोग एक सिंपल सा लगाते हैं बट। क्या लगाते हैं? बट। तो इसका अर्थ ये है देयर इज नॉट वन ऑफ अस, वन ऑफ अस। अब अस क्या है? पर्सन, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु डज नॉट, हु डज नॉट। अब यहाँ पे विशेष का विश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो एस या ई एस वर्ब में लगा हटा लेते हैं। तो हु डज नॉट विश, तो ये किसकी जगह, हु डज नॉट किसकी जगह आ गया? बट की जगह हमने बस हु डज नॉट लगाया, बाकी सारी की सारी चीजें ऐसे ही लिख देंगे, विश टू हेल्प यू। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है? आपस में सही है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपस में क्या है? एक बराबर, मतलब कि जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है। इस बट का यूज किसकी जगह किया गया है? वो बट का यूज किया गया है डज नॉट और हु की जगह, हु डैश डैश नॉट की जगह बट का यूज कर दिया गया है। ठीक है, हु डज नॉट की जगह क्या यूज किया कर लिया गया है? बट का। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम में से यहाँ पे हम में से कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी हेल्प ना करना चाहता हो, जो तुम्हारी हेल्प ना करना चाहता हो। तो यहाँ पे हु डज नॉट को रिप्लेस कर दिया गया है बट से। क्या कर दिया गया है? बट से। और ये दो क्लॉज को जोड़ भी रहा है, देयर इज नॉट वन ऑफ अस पहला क्लॉज, विशेष टू हेल्प यू दूसरा क्लॉज। और इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम बट कर रहा है। और क्या किसकी जगह? हु डज नॉट की जगह यूज हुआ है। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। बट किसके कैसे यूज हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो मान लीजिए ऐसा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, नॉट के बाद बट आ गया है, ठीक है, ऐसा कोई सेंस लिखा हुआ है, अभी के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। रीडिंग हैबिट में आएंगे तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नॉट के बाद बट मिला, लेकिन ऐसा ना हो। लेकिन अभी के लिए समझा रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए देयर इज नॉट वन ऑफ अस बट
विशेष टू हेल्प यू। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए, बट की जगह अस है तो हु डज नॉट, अगर जो एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो दैट डज नॉट लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका असली रूल, असली सेंस क्या होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा देयर आर फ्यू ऑफ अस, देयर आर फ्यू ऑफ अस but there are few of us but admire your determination, ठीक है, डिटर्मिनेशन। अब ये है, ये एक पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या लिखा गया, मैंने बताया कि फ्यू भी एक निगेटिव सेंस देता है। फ्यू का मतलब देखिए, आप जब एडजेक्टिव में जाएंगे और एडवर्ब में जाएंगे तो वहाँ पे आप समझेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का सेंस। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का सेंस समझेंगे वहाँ पे। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कि है ही नहीं। फ्यू एक तरह के, फ्यू और लिटिल जो होते हैं वो एक तरीके से नॉट की तरह यूज किए जाते हैं। अ फ्यू का मतलब होता है कि बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मतलब कि एक गिलास में अगर जो एक घुट पानी है तो उसको अ फ्यू कहेंगे, ठीक है। और फ्यू का मतलब होता है कि गिलास में पानी ही नहीं है। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का सेंस हम लोग डीप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे फ्यू का मतलब हो गया कि देयर आर फ्यू ऑफ अस, मतलब कि हम में से कोई ऐसा नहीं है, बट एडमायर योर डिटर्मिनेशन। अब आपको समझ में नहीं आया, लेकिन एडमायर योर डिटर्मिनेशन अब आपको नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, बट की जगह आपको हु डज नॉट, देखिए एडमायर, एडमायर कैसा, एडमायर क्या है, ये एडमायर क्या है, एडमायर एक वर्ब है और इसको न तो सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, न तो इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब हैज, हैड लगाया गया है, ठीक है, न तो, और ऊपर से ये किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, ये सिंपल से सिंपल बता दे रहा है, ये सिंपली बता दे रहा है कि ये जो नेक्स्ट क्लॉज का टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो नॉट के साथ कौन सा डज लगाएंगे, डिल लगाएंगे, डू लगाएंगे, वो ये वर्ब बताएगा। जैसे यहाँ पे विशेज लिखा था, विशेज वर्ब में एस एस कहाँ जुड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हम लोग टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस आई एस जोड़ता है। तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंस बनता है हु डज नॉट या डू नॉट जोड़ के। अब डज नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये बात की बात है कि डज नॉट और डू नॉट क्यों नहीं लगा, अभी बता दिया तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, वो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। हु डज नॉट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डज नॉट कैसे चूज कर लिया, विल नॉट क्यों नहीं चूज किया, हैव नॉट क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि इस वर्ब ने बता दिया कि कौन से फॉर्म में है। अब ये टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस वर्ब ने बता दिया कि यहाँ पे भी ये जो एडमायर, ये जो वर्ब है, ये जो क्लॉज है, इस वर्ब ने बता दिया कि ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब आपके बट की जगह क्या लिख देना है, बस बट की जगह हु डज नॉट या हु डू नॉट, ठीक है। देयर आर फ्यू ऑफ अस हु डू नॉट एडमायर योर डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, बट की जगह क्या यूज कर लिया हम लोगों ने, हु डू नॉट, क्या यूज कर लिया, हु डू नॉट, ठीक है। बट का सिंपली से इंप्लाइज था, ये मतलब था। इस सेंटेंस को छोटा करने के लिए हु डू नॉट की जगह बट का यूज कर दिया गया। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग रीडिंग हैबिट में आप जब जाएंगे तो ये आपको समझ में आ रहा है कि लिखा क्या गया है, तो इसके लिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि आप जब फ्रेज पढ़ते हो, वो सॉरी फ्रेज कह रहा हूँ, जब आप क्लोज टेस्ट देते हो या फिर एक पूरा का पूरा पैसेज आ गया होता है, आप पैसेज पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहना क्या चाह रहा है। अब क्वेश्चन पूछ दिया जिसका आंसर निगेटिव में आना चाहिए था, आपने पॉजिटिव दे दिया क्योंकि इसमें कहीं नॉट नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे बट आने का मतलब भी दिख गया कि हु डू नॉट की जगह ये बट लगा है। अब यहाँ पे अब समझ ही लीजिए, आपको समझना भी जरूरी है कि डज नॉट और डू नॉट क्यों लगाया, यहाँ पे डज नॉट क्यों लगाया, यहाँ पे डू नॉट क्यों लगाया। देखिए ऐसा रूल होता है कि जब सब्जेक्ट
सिंगुलर वर्ब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। यहाँ पे एस या ई एस जोड़ के बता दिया गया है कि सिंगुलर है वर्ब, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लोग डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का वर्ब यूज करते हैं, तो डज नॉट, ठीक है। यहाँ पे बिना एस या ई एस क्या है, तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, डू नॉट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, डू नॉट, समझ में आया। तो बट की जगह क्या यूज होता, क्या रिप्लेस होता है, हु डज नॉट, और यहाँ पे हु डू नॉट, ठीक है। आपको जो समझाना था वो मुझे ये समझाना था कि हम लोग कभी कभी हु डू नॉट और हु डज नॉट की जगह बट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैं जो लिखवाया हूँ उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन बट वेप्ट, देयर वाज नो वन बट वेप्ट। अब आपको बट के जगह क्या लगा देना है, सिंपल सा हु या डैट या विच के साथ एक नॉट, और नॉट वाला कौन सा फॉर्म लगेगा वो अभी वर्ब बता देगा, ठीक है। तो आपको पहले तो सिंपल सिंपल ये जो लिखा हुआ है ये लिख दीजिए, देयर आर, सॉरी, देयर वाज नो वन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वन है, मतलब कि पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है तो हु लगेगा, देयर वाज नो वन, अब हु लग सकता है तो आपने गलत कर दिया, आपने हु लगाया तो गलत कर दिया। मैं ये इसलिए बोला हूँ ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि रिवाइज करके ना आए हो। देखिए मैंने कल ही अभी बताया है कि जब नो वन, एनी वन, या फिर सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, लिटिल, ये सब जब वर्ड यूज होते हैं, द सेम प्लस नाउन, द वनली प्लस नाउन, इट वाज प्लस नाउन, इट इज प्लस नाउन वाले जब स्ट्रक्चर आते हैं तो वहाँ पे हु का यूज नहीं करते बल्कि डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डैट, तो ये क्या हो जाएगा, डैट। देयर वाज नो वन डैट। अब लिखिए डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, क्या लगेगा, अब वो क्या बताएगा, कौन बताएगा, ये वर्ब बताएगा। वर्ब वेप्ट किसका फॉर्म है, वीप का सेकेंड फॉर्म होता है वेप्ट, वीप का सेकेंड फॉर्म होता है वेप्ट। बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो वहां पे डिड नॉट बस एक यूज होता है, डिड नॉट। तो यहां पे क्या होना चाहिए, डैट डिड नॉट, डैट डिड नॉट वीप, बस ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको आप लोग तोड़ के इतना बड़ा लिख के समझ सकते हो कि देयर वाज नो वन, यहां पे कोई नहीं था जिसने रोया ना हो, जो रोया ना हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए। पहले इससे पहले ये समझ लीजिए वर्ब क्या होते हैं। वर्ब मैंने पिछली क्लास में जब लेट वाला बता रहा था, पिछली क्लास में लेट को जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया वहाँ पे, लेकिन अब बताना जरूरी है। देखिए वर्ब के दो काइंड, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर जो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया? ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा दे देता है कि जैसे एक ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला